नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अवैध मदरसों की होगी जांच। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने की तैयारी। डीएम की अध्यक्षता में जिले में कमेटी बनाई गई। नैनीताल में मेयर और पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी। भीमताल पालिका के बदले समीकरण, प्रत्याशियों की धरी रह गई तैयारी। सामान्य सीट की थी आस। आईएएस संत को कई विभागों का कार्यभार देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा सरकार से जवाब। टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका का था मामला। विकासनगर के आदूवाला में काटे गए दर्जनों हरे पेड़। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मौके का लिया जायजा। तहसीलदार को पत्र लिखकर मांगी जानकारी। हरिद्वार में युवती पर फायर करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस आरोपी की कर रही थी तलाश। प्रेम प्रसंग के चलते घटना को दिया अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में संचालित अवैध मदरसों की जांच होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को सभी अवैध मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन मदरसों का वेरिफिकेशन करेगी। मदरसों में वेरिफिकेशन के साथ साथ यह भी जांचा जाएगा कि उन्हें फंडिंग कहां से हो रही है। जांच के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में विभागीय कमेटी बनेगी। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर मेयर और पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होते ही भीमताल नगर पालिका के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। अपेक्षा के विपरीत ओबीसी महिला सीट आने के बाद कई प्रत्याशियों की तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। भीमताल नगर को हाल ही में नगर पंचायत से पालिका का दर्जा मिला था, जिसे देखते हुए लोग अनुमान लगा रहे थे कि भीमताल सीट सामान्य आएगी, जिसको लेकर कई प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन ओबीसी महिला सीट आने के बाद भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर जद्दोजहद शुरू हो गई है, क्योंकि किसी भी ओबीसी महिला ने पूर्व में कोई भी दावेदारी प्रस्तुत नहीं करी है, जिस कारण दोनों पार्टियां एक नए चेहरे पर चुनाव लड़ाने का दावा बनाने लगे हैं। हालांकि दोनों पार्टियां एक नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है और उनका कहना है कि हम जल्द अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे। अनुमान ये था कि जैसे पहली बार यहाँ पर पालिका का गठन हुआ तो ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर शायद सामान्य सीट आएगी, लेकिन आशाओं के विपरीत एकदम से यहाँ पर ओबीसी सीट का यहाँ पर दिया गया है महिला। आज तक वैसे ओबीसी सीट आई नहीं थी कभी, लेकिन इस बार यहाँ पर आई है और अब जो भी सीट आ गई है इसका कांग्रेस समर्थन कर रही है। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 2 बार तो पहले किया गया था, अभी एक बार फिर से स्पेशल कैंप लगाए गए थे अभी, तो उनको हम माननीय आयोग के अनुमोदन के लिए भेज रहे हैं। जो हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था उसमें आपत्तियां मांगी गई थी, तो उसमें हमारा टोटल 9,557 इतने वोटर हमारे हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर से माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मई में पुनः जो है स्पेशल कैंप लगाए गए थे बूथों पे, तो 484 हमारे फिर से उसमें बड़े थे और 28 जो है वो डिलीशन हुए थे। तो इस प्रकार से आज हमारा टोटल आज की डेट में हमारा 10,013 वोटर जो है वो नगर पालिका परिषद के मुताबिक उसमें रजिस्टर्ड है। और इसी बीच सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं, लेकिन यहां पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करे, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी।
हाईकोर्ट ने आईएएस ब्रजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार दिए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। आईएएस संत को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने टैक्सी मैक्सी महासंघ ने हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई की। यह मामला टैक्सी मैक्सी महासंघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि एक आईएएस को राज्य सरकार ने 6 विभागों का कार्यभार दिया है, उसकी वजह से कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने उन्हें 2 विभाग खनन के और 3 विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, जिनमें उन्हें ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और चेयरमैन एसटीए तथा रोडवेज डिपार्टमेंट का वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है। काशीपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अभी कुछ ही दिन पूर्व कुंडेश्वरी रोड पर नई सड़क बनाने का कार्य किया गया था, जिस सड़क की क्षमता 400 क्विंटल भार सहन करने की थी। उस पर काफी गड्ढे हो गए हैं, जिसका मुख्य कारण सड़क पर 400 क्विंटल से अधिक भार की यानी ओवरलोडेड वाहन दौड़ते हैं, जिससे सड़कों पर अधिक गड्ढे होने के कारण दुर्घटनाओं का गिराव बढ़ने लगा है। जब इस विषय में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि ओवरलोडेड वाहनों के लिए उन्होंने एआरटीओ काशीपुर को पत्र लिखकर अवगत करवाया कि ओवरलोडेड वाहनों पर चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जब हमारी टीम ने एआरटीओ विमल पांडे से वार्ता की तो उन्होंने इस विषय को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि हमने दुर्घटनाओं से वाहन चालकों को बचाने के लिए कार्रवाई करने की सोच ही रहे थे कि उनके पास हरिद्वार की एक कंपनी ओल्टा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर ब्रजभूषण चौहान मिले और उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी गड्ढों को भरने के लिए केमिकल तैयार करती है, जो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है। इसी को लेकर एआरटीओ विमल पांडे, प्रवर्तन एआरटीओ जितेंद्र कुमार कुंडेश्वरी रोड पर पहुंचे और उन्होंने एआरटीओ विमल पांडे और जितेंद्र कुमार के समक्ष गड्ढों को भरने का कार्य किया। तो इसमें 2 तरीके से काम है। एक तो पहला इन्फोर्समेंट वाला भी है, जिसमें कि ओवरलोड जो व्हीकल चल रही है उनके ऊपर कार्रवाई, जिसके कारण सड़कों को क्षति पहुंचती है। दूसरा, कुछ गड्ढे ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण दुर्घटना कारित हो जाती है। जो सड़क के किनारे है, सपोज करिए कि सड़क के किनारे कोई गड्ढा है और कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उस गड्ढे को बचाने के लिए उसने अपने आपको थोड़ा सा सड़क की तरफ किया और पीछे वाली गाड़ी ने उसे हिट कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। ऐसे गड्ढों को चिन्हित करके भरने के लिए तुरंत कैसे उस पर कार्य हो सके, इसको लेकर के पिछले सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चाएं हुई थी कि रेडी मिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। जो कैटेगरी ऑफ रोड के हिसाब से जो है उसमें क्रस्ट का प्रावधान किया जाता है और वो उन्हीं टाइप के वाहनों को चलने के लिए है। जिसकी आप केला मोड़ से बात कर रहे हैं तो अभी 2 किलोमीटर का जो पोर्शन है हमने लगभग 1.5 साल पहले ही पूरी की है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो। लेकिन जो पूर्व के 9 किलोमीटर बने हुए हैं उन पे जो है काफ़ी पहले काम हुआ था, और लेकिन यह है कि अब उस हिसाब से जिस हिसाब से उस रोड पे ट्रैफिक हो गया है तो वो उतने के लिए वैसे इम्प्रूवमेंट के लिए हमने उसका एस्टिमेट अभी शासन को प्रेषित है, उस पर काफ़ी गहन विचार चल रहा है। जो प्रोडक्ट है वो ओल्टा इंस्टेंट पोथोल रिपेयर रेडीमिक्स के नाम से आता है। आज की डेट में ऑल इंडिया सभी जगह हम अपनी सप्लाई दे रहे हैं और उत्तराखंड में लगभग सभी डिवीजन्स हैं, पीडब्ल्यूडी या नगर निगम सभी में अपनी सप्लाई जा रही है। तो सर ये जो अपना रेडी मिक्स है ये इंस्टेंटली ही रोड को रिपेयर करने में काम आता है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं होता है। बस जो अपना रेडी मिक्स बैग होता है उसको ओपन कीजिए, पैच जो बना हुआ है उसको क्लीन कीजिए और उसको वहाँ पर के डाल के थोड़ा सा उसको दूरमुड़ से सरफेस को क्लीन कर दीजिए और बस इंस्टेंटली आप रोड ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत नहीं है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हाईकोर्ट ने चमोली जिले के विकासखंड थैराली और देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में हुई अनियमितताओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने जांच समिति को 8 हफ्ते के भीतर जांच पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर निवासी गोपाल वनवासी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जिला चमोली के विकासखंड थैराली व विकासखंड दीवाल में 88 पेयजल योजनाओं में भारी अनियमितताएं की गई हैं। इसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी चमोली से की।
जिसके उपरांत डीएम ने एसडीएम चमोली की अध्यक्षता में जांच रिपोर्ट तलब की थी। याचिकाओं का कहना है कि समय अवधि बीतने के बाद भी जांच समिति ने रिपोर्ट डीएम को नहीं सौंपी। याचिकाओं की ओर से कोर्ट में प्रार्थना की गई कि पेयजल योजना में हुई गड़बड़ियों की जांच जल्द से जल्द डीएम को सौंपी जाए ताकि दोषियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। सतत विकास लक्ष्य के डाटा इकोसिस्टम मॉनिटरिंग और पीएम गति शक्ति पर परियोजना निदेशक आनंद सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एसडीजी विशेषज्ञ करुणाकर सिंह, पीएम गति शक्ति विशेषज्ञ ऐश्वर्य और सुबोध पड़गावकर ने सतत विकास लक्ष्य और पीएम गति शक्ति पोर्टल के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में जनपद के न्यून प्रगति वाले लक्ष्यों में सुधार और डाटा अपलोड की प्रक्रियाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आज हमारे जनपद चमोली में सतत विकास लक्ष्यों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि जनपद स्तरीय कार्यशाला थी। इसमें समस्त जनपद स्तर के अधिकारीगण भी मौजूद थे। इसका जो मेन एजेंडा हमारा ये था कि जो हमारे एसडीजी के गोल्स हैं, जिन्हें हमें 2030 तक जो लक्ष्य हासिल करना है, उसके जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर के क्रम में जो हमारे बहुत सारे विभाग हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो उन इंडिकेटर को कहाँ पिछड़ रहा है, तो उसके संबंध में सारे जिला स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की गई ताकि आने वाले समय में इन इंडिकेटर्स के क्रम में हम बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर सकें और एसडीजी के गोल्स को समय पूर्ण कर सकें। नैनीताल के पंत पार्क में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विधानसभा बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर पुतला फूका। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपाई नेता सत्ता के नशे में चूर होकर जिसके परिणाम स्वयंरूप सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अशोभनीय टिप्पणी की जा रही हैं, जिस पर सदन में मौजूद पीएम मोदी भी पूरी तरह से मौन रहे, जो दलितों के प्रति भाजपा के चरित्र को दर्शाता है। बाबा साहब पर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को अपने बयान पर देश से माफी मांगने के साथ ही तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से कल की जो घटना, जो शर्मनाक घटना हुई है संसद के अंदर, गृह मंत्री जैसे पद पर बैठकर जो इस स्थान की जो हमारे निर्माता हैं, जो हमारे भारतीय लोकतंत्र की जो आत्मा है, उन पर जो कुटाराघात, जो शब्दों का चयन उनके द्वारा किया गया है, वो बेहद जितनी इसकी निंदा करी जाए वो उतनी कम है। और ये कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो उनका असली चरित्र है उसको दिखाने का काम करता है। विकासनगर क्षेत्र के धर्मावाला आदूवाला गांव में कुछ पेड़ों की काटने की परमिशन लेकर कई दर्जन हरे पेड़ों का कटान कर दिया गया है, जिसकी सूचना मिलने पर उद्यान विभाग अधिकारी विकासनगर के द्वारा मौके का जायजा लिया गया था। उद्यान अधिकारी के द्वारा बताया गया था कि यह पेड़ अलग अलग जगहों से काटे गए हैं, जिसके बाद पेड़ों की गिनती की गई तो बताया कि करीब 34 आम के पेड़ काट दिए गए हैं। उद्यान विभाग ने तहसील विकासनगर में एक पत्र लिखकर भेजा है, जिसके माध्यम से उद्यान विभाग विकासनगर ने भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे हैं। उद्यान विभाग द्वारा एक सूचना दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 34 अवैध पेड़ों का कटान हुआ है आदूवाला क्षेत्र में। उनके उस भूमि के संबंध में जांच व्याख्या मांगी गई है कि ये भूमि किसके नाम है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। तो उनके द्वारा ये चिट्ठी दी गई है और ये संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को भेजिए और जल्द से जल्द उनको इस सूचना से अवगत कराया जाएगा तथा उसके बाद जिस व्यक्ति द्वारा यदि अवैध पेड़ों का कटान किया गया है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर के चिरंजीवपुर स्थित नगर पालिका के रिसाइकलिंग आर सेंटर में विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे। वहीं उनके द्वारा जरूरतमंद लोगों को कंबल और उनकी जरूरत के सामान वितरित किए गए। वहीं उन्होंने जनता से आग्रह किया कि अपने घरों में जो सामान उनकी जरूरत का ना हो वह आर सेंटर में जमा करवाएं, ताकि जरूरतमंद लोगों को यह सामान मिल सके और वह इसे उपयोग कर सके। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वद्री प्रसाद भट्ट और नगर पालिका के अन्य कर्मचारी भी आर सेंटर में मौजूद रहे।
ये जो RR&R सेंटर है, ये तो हम लोगों का काफ़ी समय से संचालित है और आप देख रहे होंगे कि बहुत उदारतापूर्वक लोग इसमें कपड़ा, खिलौना, बर्तन, जूते वो सब डोनेट कर रहे हैं और हमारे नगर पालिका की ईओ साहब रेगुलरली इसको मॉनिटर करते हैं, खुद आते हैं। मैं भी बीच-बीच में आता रहता हूँ, आज फिर आने का रखा। तो आप देख रहे हैं ज़रूरतमंद लोग यहाँ पे समय-समय पे आ रहे हैं, वही उद्देश्य भी है कि सर्दी से सबका बचाव हो सके और कम से कम सर्दी में किसी को कोई दिक्कत ना हो। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोवाल के सख्त निर्देश और नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। रानीपुर पुलिस, एएनटीएफ और सीआईयू की संयुक्त टीम ने एएसपी जितेंद्र मेहरा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत नहर पटरी के पास से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 274.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 55 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं, जिनका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा था। वहीं गिरफ्तार मुख्य आरोपी मुस्लिम उप मुरसलीन ने खुलासा किया कि वह पहले वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन पैसों के लालच में बरेली से स्मैक लाकर के हरिद्वार में अपने साथी इमरान और मेहरबान के जरिए बेचने लगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस कार्रवाई से नशा तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में हमारी सीआईयू, एएनटीएफ और हमारी रानीपुर थाना पुलिस की ओर से एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनसे 274 ग्राम स्मैक जो कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ी गई है। एक बड़ी क्वांटिटी है जिसके बाजार की कीमत करीब 55 से 60 लाख के आसपास आकी गई है। और इस पूरी टीम ने बहुत ही, क्योंकि ये लगातार हमारे रडार में थे अभियुक्त, और ये इनका जो चैनल था, वो जिस चैनल से लोग काम कर रहे थे वो भी पुलिस के द्वारा लगातार फॉलो किया जा रहा था। उनकी टीम की अरेस्टिंग की गई है, अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है, जल्दी अन्य अरेस्टिंग भी इसमें की जाएगी। हरिद्वार के सिडकुल में युवती को गोली मारकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। मंगलवार को आरोपी अतुल ने रोशनाबाद स्थित मीनाक्षी के किराए के घर में पहुंचकर उसे गोली मारकर घायल कर दिया था। लड़की की हालत गंभीर देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। 3 दिनों से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। आज पुलिस ने आरोपी अतुल को अरेस्ट कर लिया है, साथ ही उसके पास से देसी तमंचा बरामद किया है। दरअसल युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से लड़की अतुल से बात नहीं कर रही थी और उसका फोन भी नहीं उठा रही थी। लड़की के बात न करने से तिलमिलाए युवक ने उस पर फायर झोंक दिया। आरोपी युवक और घायल लड़की दोनों बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। थाना सिडकुल क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवती मीनाक्षी की गोली मार के उसे घायल किया गया था। उसको तत्काल पुलिस के द्वारा ट्रेस किया गया था और पुलिस के द्वारा ही इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इसकी तलाश की जा रही थी। आज ही सुबह कल रात के समय सभी की अरेस्टिंग की गई है और आज इसको न्यायालय में भेजा गया है। पूरी टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर इस घटना का बहुत अच्छे तरीके से खुलासा करने में पूरा समर्थ है। नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में आरक्षण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का 22 दिसंबर तक निस्तारण किया जाएगा। सभी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण के लिए अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने नामित सभी अधिकारियों को प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई करते हुए 22 दिसंबर को शाम 4 बजे तक इसकी आख्या उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में अहम कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इन स्टेशनों को शहर का पहला स्टेशन बताया जा रहा है, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है और लोगों को सुविधा प्रदान करना है। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में अहम कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इन स्टेशनों को शहर का पहला स्टेशन बताया जा रहा है, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है और लोगों को सुविधा प्रदान करना है। Out of 10 stations,
planned and conceived, 4 are already up. जो कोर ऑफ द सिटी में ही ये सारे 10 स्टेशंस ग्राउंड किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये था कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ावा मिले, कस्टमर्स जो हमारे बायर्स हैं they get incentivized to replace their vehicles with EV cars and two-wheelers. बिना किसी खर्च के बनाए जा रहे ये ईवी चार्जिंग स्टेशन तेज और धीमी दोनों तरह की चार्जिंग का विकल्प उपलब्ध कराएंगे। इनमें 2 पहिया और 4 पहिया दोनों तरह की गाड़ियां शामिल होंगी। ये हमारा जो चार्ज करो के नाम से स्टेशन हमारे देहरादून में ओपन हो रहा है। ये जो चार्जर्स हम लगा रहे हैं, फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये चार्जर, ये है स्लो टाइप चार्जर जिसकी कैपेसिटी है 10 किलोवाट। आप देखेंगे इसमें 3 कनेक्टर्स हैं। एक बार में हम या तो 3 ऑटो चार्ज करेंगे या फिर 3 बाइक को चार्ज कर सकते हैं। हम कार के लिए भी एक फास्ट चार्जर लगा रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 60 किलोवाट की होगी। 2 गन होंगे उसमें, एक बार में वो 2 कार को चार्ज करेंगी और एक गन की कैपेसिटी 30 किलोवाट की होगी। वो है फास्ट टाइप चार्जर जो कि आधे घंटे में एक कार को चार्ज कर देगी। शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की देहरादून प्रशासन की पहल समय की मांग और जरूरी कदम है जो पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देगा। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।